मुकेश कुमार बनारस के नामी वकील थे। दयाल बाग में उनका बड़ा सा बंगला था। आज उनके घर की रौनक देखने लायक थी। हजारों रंगीन बल्ब जगमगा रहे थे। दर्जनों हैलोजन बल्ब सामने की रोड पर भी लगे थे। पूरी रोड को कवर कर बड़ा सा पंडाल सजाया गया था। पंडाल के अंदर भी काफी सजावट थी और बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बज रही थी। बारात के शानदार स्वागत की पूरी तैयारी थी। क्यों ना हो, उनकी इकलौती बेटी सुजाता की शादी जो थी। सुजाता ने बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से बीएससी करने के बाद कंप्यूटर के कुछ कोर्स किए थे। वो राज्य की चेस चैंपियन थी। इसके अतिरिक्त उसने संगीत में प्राथमिक शिक्षा भी ली थी। देखने में सुंदर भी थी। उसका भावी पति अतुल लखनऊ का रहने वाला था। उसने भी बीएचयू से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। बेंगलुरु में एक अमेरिकन कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मुकेश साहब बेटी की शादी अच्छे सजातीय लड़के से कर निश्चिंत हो गए थे। अरेंज मैरिज थी। बेटी को जरूरत की सब चीजें दिल खोल कर दी थी। शादी के एक सप्ताह बाद ही सुजाता पति के साथ बेंगलुरु आ गई थी। अतुल और सुजाता दोनों बहुत खुश थे। सुजाता तो शाकाहारी थी पर अतुल मांसाहारी था, पर सुजाता को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों ने प्लानिंग की थी कि 5 साल के बाद ही कोई बच्चा हो। इस बीच दोनों ने खूब मौज मस्ती की। देश विदेश की सैर भी की। शादी के 6 साल बाद सुजाता मां बनने वाली थी। तभी अतुल को लंबे समय के लिए अमेरिका जाना पड़ा। कंपनी ने उसके लिए H1B जॉब वीजा लिया था। सुजाता को H4 वीजा जो आश्रितों के लिए होता है वो मिला था। दोनों अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में आ गए थे। कुछ महीने बाद उनको एक प्यारी सी बेटी हुई थी, रेनू। अमेरिका में जन्म होने के कारण उसे अमेरिकी नागरिकता मिल गई थी। साथ में अतुल ने उसके लिए भारतीय कंसुलेट से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी बनवा लिया था। सुजाता अपने वीजा पर अमेरिका में कोई काम नहीं कर सकती थी और वैसे भी उसकी डिग्री पर कोई नौकरी नहीं मिल सकती थी, पर वो घर पर ही कुछ भारतीय बच्चों को चेस सिखलाया करती थी। इससे उसका समय भी कट जाता था। अमेरिका में बच्चों में पढ़ाई के अतिरिक्त कुछ न कुछ सीखने का शौक होता है। वो इसके बदले में कोई फीस तो नहीं लेती, क्योंकि औपचारिक तौर पर वो ये काम नहीं कर सकती थी। पर जब कभी रेनू के जन्मदिन पर और अपनी एनिवर्सरी पर उन बच्चों व उनके माता पिता को बुलाती थी तो वे जानबूझकर कैश ही गिफ्ट करते थे। सुजाता ने अमेरिका में पियानो बजाना भी सीख लिया था। शुरू के 4 से 5 साल तो ठीक से बीत गए। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। रेनू अब अमेरिका में स्कूल जाने लगी थी। कुछ दिनों बाद पति व पत्नी में अक्सर नोक-झोंक होने लगी, क्योंकि अतुल अक्सर वीकेंड में देर रात घर लौटता था। इसके चलते कभी कभी तो लड़ाई झगड़े भी होते थे। अतुल का उसी की कंपनी में कार्यरत एक अमेरिकन लड़की से अफेयर चल रहा था। ये बात अब सुजाता से छिपी नहीं थी। सुजाता इसका कड़े शब्दों में विरोध करती थी। आए दिन घर में तनाव रहता था। एक दिन अचानक अतुल ने सुजाता से कहा, बेहतर है अब हम अलग हो जाएं। सुजाता बोली, तनाव तो तुमने पैदा किया है हमारे बीच। उस अमेरिकन लड़की को लाकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अतुल बोला, तुम जैसा सोच रही हो वो नहीं होगा। हमारे बीच की खाई पाटना अब मुमकिन नहीं है। क्यों ना हम तलाक ले लें। सुजाता को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने अपने को संभालते हुए कहा, बेहतर है, तलाक की बात तुमने ही शुरू की।
मैं भी बटा हुआ पति नहीं चाहती हूँ। थोड़ी देर रुककर फिर सुजाता ने आगे कहा, क्यों ना हम एक बार इंडिया में अपने अपने घर बात कर उन्हें ये सब बता दे। इसके बाद जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। अतुल इसके लिए तैयार नहीं था। उसके मन में चालाकी सूझी थी। उसे अमेरिका आए 5 साल से ज्यादा हो गया था। उसका H1B वीजा 8 महीने बाद खत्म हो रहा था। ये वीजा 6 साल से ज्यादा नहीं मिलता है। उसका मन अमेरिका छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। वहाँ की लाइफस्टाइल उसे बेहद पसंद थी। उसने मन में अमेरिका लड़की से शादी करने की ठान ली थी। इससे उसे ग्रीन कार्ड आसानी से मिल जाता। फिर अमेरिका में जितने दिन चाहता वो रह सकता था। उसको डर था कि ये बात सुजाता के पिता को अच्छी नहीं लगेगी और वे खुद एक वकील है, आसानी से तलाक नहीं होने देंगे और मामला लंबे समय तक लटका रहेगा। सुजाता ने आगे कहा, तब सीरियसली बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अतुल बोला, मैं यहाँ डाइवोर्स सूट फाइल करूँगा और तुम्हें बता दूँ कि कैलिफोर्निया में नो फॉल्ट तलाक का नियम है। अगर पति या पत्नी में से कोई भी यहाँ की कोर्ट में तलाक की अर्जी देता है किसी वजह से भी, तो उसे कोर्ट में वजह साबित करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी के बंटवारे और बच्चे की कस्टडी के लिए आपस में समझौता कर लेना होता है या फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ता है। सुजाता बोली, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुमसे जबरदस्ती बंद कर नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, अब देर रात हो चुकी है, आगे कल बात होगी। रात में सुजाता ने अपने पापा को सारी बातें विस्तार से बताई। उसके पिता ने कहा भी था कि वे अतुल के पूरे परिवार को इंडिया में कोर्ट केस में पूरी तरह ऐसा फंसा देंगे कि पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे। सुजाता ने कहा, नहीं पापा, इसमें अतुल के परिवार का कोई दोष नहीं है। उनको बेवजह क्यों तंग करना है, और अब अतुल को मुझसे प्यार ही नहीं रहा तो मैं क्या उनसे प्यार की भीख मांगू। अगले दिन सुजाता ने अतुल से कहा, तुम अपने पेपर्स तैयार करा लो, मैं साइन कर दूंगी। अतुल बोला, इसमें एक बाधा है जो तुम्हारे हित में नहीं है। वो बोली, अब भी तुम मेरा हित सोच रहे हो। अतुल बोला, बात ठीक से समझो, जिस दिन कोर्ट से तलाक मिल जाता है उसी दिन से तुम्हारा अमेरिका में रहना गैर कानूनी हो जाएगा, क्योंकि तब तुम मुझ पर आश्रित नहीं रहोगी और तुम्हारा वीजा रद्द हो जाएगा। तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगी। सुजाता बोली, तब मुझे क्या करना चाहिए। अतुल बोला, मैं सारे पेपर्स तैयार करवा लेता हूँ। इसके अतिरिक्त एक एग्रीमेंट भी तैयार कर लेता हूँ। मेरा जितना भी बैंक बैलेंस और शेयर्स है उसका आधा तुम्हें दे रहा हूँ। रेनू की कस्टडी भी तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि बेटी माँ के पास ज्यादा खुश रहेगी। तुम सारे पेपर्स पर साइन कर दो, जितना जल्दी हो जाए अच्छा है, क्योंकि जितनी बार हम वकील के यहाँ या कोर्ट जाएंगे बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ वकील की फीस बहुत ज़्यादा होती है। पेपर साइन कर तुम इंडिया जा सकती हो, क्योंकि तब तक तुम्हारा वीज़ा वैलिड रहेगा। बाकी सब मैं यहाँ देख लूँगा। सुजाता बोली, ठीक है, मुझे सब कुछ मंजूर है जिसमें तुम्हारी खुशी है। तुम पर प्यार ना तो थोपूंगी और ना ही इसके लिए तुमसे भीख मांगूंगी। अतुल बोला, तो मैं वकील से मिलकर पेपर्स तैयार करा लेता हूँ। सुजाता बोली, हाँ करा लो, मगर मुझे तुम्हारा एक पैसा भी नहीं चाहिए। इंडिया जाने का अपना और रेनू का टिकट मैं खुद कटाऊंगी। मुझे या रेनू को जो कैश गिफ्ट मिलते थे उनमें से कुछ पैसे बचाए हैं मैंने। इसके अतिरिक्त
पापा का दिया क्रेडिट कार्ड भी है, उससे मेरा काम हो जाएगा। हाँ, रेनू मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी, अतुल बोला। मगर रेनू के लिए मैं कुछ देना चाहता हूँ। वे पैसे हमारी तरफ से अपनी नई अमेरिकन बीवी को गिफ्ट कर देना, सुजाता ने कहा। 2 दिनों बाद अतुल ने सुजाता को तलाक से संबंधित पेपर्स दे दिए थे। सुजाता ने उन पेपर्स पर साइन कर अतुल को लौटा दिए। कुछ ही दिनों के बाद सुजाता को कोर्ट से भी एक नोटिस मिला था, जिसे उसने तलाक पर अपनी सहमति के साथ वापस भेज दिया था। 2 सप्ताह के अंदर सुजाता अपनी बेटी रेनू के साथ इंडिया वापस आ गई थी। 40 वर्ष की उम्र के आसपास अब वो एक बेटी की सिंगल पेरेंट थी। उधर अतुल अपनी अमेरिकन प्रेमिका के साथ रहने लगा था। चंद महीनों के अंदर अतुल और सुजाता का तलाक भी हो गया था। फिर अतुल ने अमेरिकन से शादी कर ली थी। इधर सुजाता अपने पापा के साथ बनारस में रह रही थी। उसके पापा ने कहा, बेटी तू डरना नहीं, तेरा बाप अभी जिंदा है, तुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगा। सुजाता ने कहा, मुझे आपके रहते किसी बात की चिंता नहीं है पापा, पर मुझे अपना और रेनू का भविष्य सुनिश्चित तो करना ही होगा। हम पूरी जिंदगी किसी के सहारे तो नहीं काट सकते हैं। इंडिया आने के कुछ ही महीने बाद उसने BHU में MSc में एडमिशन ले लिया था। अपने फ्री समय में घर से कंप्यूटर पर स्काइप द्वारा अमेरिका के अपने कुछ पुराने बच्चों को चेस की कोचिंग देने लगी थी। इसमें अच्छी आमदनी भी थी। एक बच्चे से 1 घंटे कोचिंग के लिए 500 रुपये तो आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि अमेरिका में यही बच्चे 1 घंटे के लिए $100 तक देते हैं। इसके अतिरिक्त सुजाता को पियानो बजाना भी आता था। बनारस में उसे कोई पियानो सीखने वाला विद्यार्थी तो नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पियानो दूर तक किसी के पास नहीं था, पर कुछ बच्चे कीबोर्ड सीखने वाले मिल गए थे। पिता के रहते उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो आर्थिक रूप से अब आत्मनिर्भर थी। उसने रेनू का एडमिशन भी एक प्रसिद्ध इंटरनेशनल स्कूल में करा दिया था। छुट्टियों में वे रेनू के साथ किसी न किसी हिल स्टेशन पर जाती थी। इससे बनारस की गर्मी से भी बच जाती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। उसने कम उम्र में ही रेनू को भी चेस की कोचिंग देना शुरू कर दिया था। उसने एक NGO भी ज्वाइन कर लिया, जो अमेरिका में पीड़ित भारतीय महिलाओं की मदद करता था। एक बार सुजाता के घर उसकी मौसी आई थी। सुजाता कहीं घूमने के लिए बाहर निकल रही थी। वो जीन्स और टॉप पहने थी। उसकी ड्रेस पर मौसी ने कहा, ये क्या पहनावा है? बेटियों को ठीक से तो रहना चाहिए, इतनी उम्र हो गई, इतना भी नहीं सीखा। सुजाता ने कहा, मौसी आपने तो ऐसा ब्लाउज पहन रखा है कि आधी छाती और आधी पीठ नजर आ रही है, और साड़ी भी नाक के नीचे बांध रखी है। मेरे पहनावे से तो मेरा कोई अंग प्रदर्शन नहीं हो रहा है, तब मेरी ड्रेस पूरी कैसे हुई? मौसी तिलमिलाकर रह गई थी। सुजाता दिन प्रतिदिन पहले से ज्यादा ही स्मार्ट लगने लगी थी। मेकअप तो नाम मात्र का करती थी, पर अपने पसंदीदा ब्रांडेड कपड़े और रंगीन चश्मा पहनकर जब भी निकलती थी, उसे देखकर कोई भी 30 साल से ज्यादा की नहीं सोचता था। सुजाता ने फाइनल ईयर में पहुंचते पहुंचते GRE और टोफेल टेस्ट में अच्छे स्कोर्स हासिल कर लिए थे। ये दोनों टेस्ट अमेरिका में आगे की पढ़ाई के लिए ज़रूरी होते हैं। उसने अमेरिका की कुछ प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में PhD के लिए अप्लाई भी कर दिया था। अब सुजाता ने MSc पूरी कर ली थी। अपनी पढ़ाई और अन्य सामाजिक कार्यों से उसने
यूनिवर्सिटी और बनारस शहर में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली थी। अमेरिका की अच्छी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के साथ पीएचडी का ऑफर भी मिल गया था उसे, जिनमें कैलिफोर्निया की बर्कले और स्टैनफोर्ड भी थी। उसने स्टैनफोर्ड जाने का फैसला लिया था। उसे F1 स्टूडेंट वीजा भी मिल गया था। बेटी रेनू तो अमेरिकन नागरिक थी ही, उसे अमेरिका जाने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं थी। सुजाता के पिता ने अमेरिका जाने के पहले उससे कहा, बेटी एक बार फिर से सोच लो, तुम अमेरिका में अकेले रह सकोगी? मुझे तुम्हारी और रेनू की सुरक्षा की बहुत चिंता है। वो बोली, पापा आपको शायद मालूम नहीं है, महिलाओं के लिए अमेरिका बहुत ही सुरक्षित देश है और अब तो रेनू भी समझदार हो गई है। अमेरिका में तो हजारों सिंगल मदर्स मिलेंगी, उन्हें कोई हेय दृष्टि से नहीं देखता। आप यहाँ चैन से रहिए। आपकी बेटी अब इस काबिल हो गई है कि अपनी और रेनू की देखभाल भली भांति कर सकती है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में सुजाता और रेनू अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर उतरी थी। वहां से टैक्सी लेकर पालो आल्टो पहुंच गई थी। वहीं पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। वहां आने के पहले सुजाता ने एक रूम का अपार्टमेंट इंडिया से ही बुक कर लिया था। उसने प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिस्ट के मार्गदर्शन में अपना शोध शुरू किया। उसके गाइड उसकी प्रगति पर बहुत खुश थे। बेटी रेनू भी स्कूल जाने लगी थी। सुबह यूनिवर्सिटी जाते समय उसे स्कूल में छोड़ देती थी और लौटते समय उसे ले लेती थी। कभी लौटने में देर होने की संभावना होती तो उसे स्कूल में ही 2 से 3 घंटे एक्सटेंडेड आवर्स में छोड़ देती थी। अमेरिका में ज्यादातर पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं, तो उनके छोटे बच्चों के लिए स्कूल में अक्सर ये सुविधा होती है। देखते देखते 5 साल गुजर गए थे। उसने अपनी थीसिस सबमिट कर दी थी, जिसमें सौरमंडल के ग्रहों के बारे में अतिरिक्त दुर्लभ जानकारियां थी। उसकी थीसिस को अमेरिका के अतिरिक्त अन्य कई देशों की साइंस मैगजीन्स में प्रकाशित किया गया था। सबने इस थीसिस की सराहना की थी। सुजाता एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी डिग्री प्राप्त कर अब डॉक्टर सुजाता थी। स्टैनफोर्ड में भी उसने अपना वर्चस्व कायम रखा था। पढ़ाई के अतिरिक्त वह सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भारतीय व अमेरिकी उत्सवों में भाग लेती थी। दीक्षांत समारोह के अवसर पर सुजाता ने अपने पिता को भी अमेरिका बुलाया था। वे भी अपनी बिटिया की संघर्षमय सफलता पर बहुत खुश थे। इस दौरान एक भारतीय विधुर ने सुजाता को प्रपोज किया था। उसने अपने पिता से पूछा भी था, रेनू से भी चर्चा की थी। दोनों को कोई आपत्ति न थी। पिता को तो खुशी होती अगर सुजाता का घर फिर बस जाता। वो एक बार उस विधुर के साथ डेट्स पर भी गई थी, पर ये एक औपचारिकता भर थी, उस व्यक्ति का स्वभाव और विचार परखने के लिए। सुजाता को ये प्रपोजल स्वीकार नहीं था। उसको लगा कि ये व्यक्ति रेनू का सौतेला पिता बनने के योग्य नहीं था। इसके बाद उसके पास फिर कभी शादी की बात सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। पीएचडी करने के दौरान ही सुजाता को नासा से एस्ट्रोफिजिसिस्ट साइंटिस्ट का ऑफर मिल चुका था। उसे मोफेट कील्ड कैलिफोर्निया में स्थित नासा के रिसर्च सेंटर में पोस्ट किया गया था। सुजाता को उसकी विशिष्ट उपलब्धियों के आधार पर ग्रीन कार्ड आसानी से मिल गया था। अब वो अमेरिका की अस्थायी निवासी थी। इस बीच उसके पूर्व पति अतुल को भी अपनी पूर्व पत्नी की उपलब्धियों की जानकारी मिल चुकी थी। अमेरिकन लड़की से शादी के बाद उसे भी ग्रीन कार्ड मिल गया था। एक दिन उसने सुजाता को फोन किया था, पर
सुजाता ने उसको कोई तवज्जो नहीं दी थी। उसने मात्र इतना ही कहा, हम माँ बेटी दोनों बहुत खुश हैं। अब आगे हमारी जिंदगी में दखल न देना, और फोन काट दिया था। इधर अतुल की अपनी नई अमेरिकन बीवी के साथ निभ नहीं रही थी। उसकी बीवी ने ही तलाक की अर्जी कोर्ट में दे रखी थी, जो 6 माह से होते होते मंजूर भी हो गई थी। अतुल को आधी संपत्ति उस अमेरिकन को देनी पड़ी थी। सुजाता की बेटी रेनू करीब 15 साल की हो चली थी। वो भी कैलिफोर्निया की जूनियर चेस चैंपियन थी। एक बार फिर अतुल ने सुजाता से फोन कर मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। पहले तो वो नहीं मान रही थी, पर उसके बार बार के आग्रह पर रविवार को सुबह मिलने को कह दिया। सुजाता ने रेनू को भी सारी सच्चाई बता दी थी। हालांकि अतीत की कुछ बातें रेनू को अभी भी याद थी। डॉक्टर सुजाता ने सैन होजे में बड़ा घर खरीद लिया था। अतुल रविवार को सुजाता से मिलने वहां पहुंचा। रेनू ने स्नैक्स और जूस लाकर सामने टेबल पर रखा। रेनू को सामने देखकर अतुल बहुत खुश हुआ और बोला, इधर आओ बेटी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। सुजाता ने उसकी बात काटते हुए कहा, गलत, बिल्कुल भी गलत। तुम उसके पिता थे, पर अब नहीं रहे। अतुल बोला, सॉरी, पर क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? जब जागो तभी सवेरा। सुजाता बोली, याद करो, परदेश में तुमने मुझे बेसहारा समझ सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। मैं तो कभी सोई ही नहीं, हमेशा जगी और सचेत थी। हाँ, तुम जाग कर भी सोए हुए थे, जगे हुए को जगाया नहीं जाता। अतुल बोला, मुझे तुमसे तलाक लेने का अफसोस है, पर क्या फिर हम मिल नहीं सकते? सुजाता ने कहा, तुम अभी तक दो दो बीवियों से तो निभ नहीं सके हो। तुम पर कोई मूर्ख लड़की भी भरोसा नहीं करेगी। मेरा तो सवाल ही नहीं उठता। अतुल बोला, एक बार फिर से सोच लो, आखिर रेनू को भी तो पिता का संरक्षण मिल जाएगा। सुजाता बोली, अब तुम इतने दिनों से अमेरिका में रहकर भी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो। यहाँ लड़कियाँ और औरतें बहुत सुरक्षित हैं। तुम तो कंप्यूटर इंजीनियर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जहाँ भी रहूँ, सेल फोन में ऐप्स के द्वारा रेनू और घर पर बराबर नजर रख सकती हूँ। वैसे हम दोनों अपने बल पर अपनी रक्षा कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे कमजोर मर्द क्या सुरक्षा देंगे? तुम अपनी फिक्र करो, हो सकता है तुम्हें किसी औरत का संरक्षण चाहिए। अतुल बोला, एक बार रेनू से भी पूछ लो, उसे पिता नहीं चाहिए। सुजाता ने रेनू से पूछा, क्यों बेटे? मिस्टर अतुल को क्या जवाब दूं? रेनू बोली, मेरी मम्मी पापा दोनों आप हो मॉम। हम दोनों में इतनी शक्ति और क्षमता है कि किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे बीच। मिस्टर अतुल से कह दो, कृपया चले जाए यहाँ से। सुजाता अतुल की तरफ देखकर बोली, तुम्हें जवाब चाहिए था ना, मिल गया। नाउ यू कैन गो। और कभी नारी को अबला समझने की भूल भविष्य में ना करना। अतुल बिना कुछ बोले सुजाता के घर से निकल पड़ा था। ऐसा भी होता है, बात पुरानी है। हमें हिमाचल प्रदेश के किसी गांव में किसी शादी में जाना था, और वो गांव मुख्य सड़क से काफी अंदर जाकर था। बस में हम शाम ढले उस जगह पहुंचे जहां से हमें मुख्य सड़क से गांव की ओर पैदल जाना था। लेकिन जब बस से उतरे तब बाहर बहुत तेज वर्षा हो रही थी। अब गांव जाएं तो कैसे जाएं? यही सोचते सोचते हम परिवार समेत सड़क किनारे स्थित एक छप्परनुमा दुकान की छत के नीचे खड़े हो गए। दुकान में बैठे एक बुजुर्ग शायद हमारी समस्या को भाप गए थे। उन्होंने हमें बड़ी विनम्रता से छप्पर के अंदर आने को कहा, सो हम अंदर चले गए और वहां पर बने एक चबूतरी नुमा बेंच पर बैठ गए। उन दिनों मोबाइल भी नहीं होते थे, इसलिए
गांव में सूचना देना भी संभव नहीं था। उधर वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बातों ही बातों में रात हो गई और सब भूख से बेहाल होने लगे। हमारी स्थिति भांप कर वही बुजुर्ग बोले, मैं तुम्हारे सबके लिए खाना बना देता हूँ। खाना खाकर तुम सब इसी छप्पर के नीचे सो जाना, क्योंकि बारिश तो बहुत तेज हो रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। लगता है सुबह तक होती रहेगी। ऐसे में तुम्हारा निकलना संभव नहीं। इन्होंने शायद हमारे मन की बात कह दी थी। सो सबने ये सोचकर चुपचाप उनकी बात मान ली कि सुबह चलते समय हम उनको खाने का और ठहरने का दाम दे देंगे। इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी पैसे से मदद करें। हमने भरपेट खाना खाया और थकावट के कारण हमें झट से नींद आ गई। सुबह सोकर उठे तो देखा बारिश भी रुक गई थी, तो हमने सामान उठाया और उन बुजुर्गों को पूरी व्यवस्था के दाम पूछे। पलटकर बुजुर्ग बोले, बेटा, ये सब व्यवस्था मैंने पैसे के लिए नहीं की थी, बल्कि इंसानियत के नाते की थी। इस दाने पर तुम्हारा नाम था, सो तुमने खाया। ये सुनते ही मैंने बुजुर्ग के चरण पकड़ लिए। मैंने उन्हें कुछ तो पैसे लेने को कहा, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया और ये सोचता चला आया कि दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।